नमस्कार दोस्तों, युग कोरट यूट्यूब चैनल पर मैं आशित त्यागी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज का बुलेटिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पहले जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। उसके बाद वो महाराजपुर में रहे। वहां चौक बाजार पर श्री गोरखनाथ मंदिर में श्री रुद्र महायज्ञ और ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहे। 5 वर्ष पहले जो व्यक्ति चौक आया होगा और चौक आने 5 वर्ष के बाद कोई आएगा तो चौक को संभवतः पहचान नहीं पाएगा। पहले हम इसको चौक बाजार कहते थे। पहला गांव का नाम चौक था और फिर उसके साथ बाजार भी जोड़ देते थे, लेकिन अब इस सचमुच चौक से बाजार हो गया है। यहां पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी का यह मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही भगवान शिव के इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की पुनरुद्धार का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद यह कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है कि वहां पे आज से 5 साल पहले जब मैं आया था तब मैं देख रहा था कि जहां पे पवित्र ज्योतिर्लिंग था वो खंडित हो गया था। तो मैंने यहां पर डॉक्टर एसपी सिंह जी से भी और यहां पर मंदिर के जो छावनी के कोठारी हैं फलारी बाबा से मैंने कहा था कि यहां पे दूसरा ज्योतिर्लिंग लगना चाहिए और मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि समय से कार्यक्रम को, दोनों कार्यक्रमों को, गोरखनाथ मंदिर का भी पुनरुद्धार हुआ है, नया स्वरूप मिला है और साथ साथ यहां पर इस पूरे बाजार का जो कायाकल्प हुआ ही है, भगवान शिव का भी नया मंदिर और नया ज्योतिर्लिंग की स्थापना विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ आज यहां पर संपन्न हो रहा है। गाजियाबाद में बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव चल रहा है। आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। अध्यक्ष पद पर 3 और सचिव पद पर 4 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मुकाबला कड़ा है मगर दिलचस्प बात है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन चुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन रहा। यहाँ किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया है। अब चुनाव में प्रत्याशियों ने ताकत दिखानी शुरू कर दी है। चैम्बर टू चैम्बर प्रचार चल रहा है। अध्यक्ष पद पर 3 और सचिव पद पर 4 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। मुकाबला कठिन है मगर दिलचस्प हो रहा है। अध्यक्ष पद के लिए राकेश त्यागी कैली, दीपक शर्मा और राकेश त्यागी का आंकड़ा मैदान में है। राकेश त्यागी कैली के साथ युवा अधिवक्ता अधिक बताए जा रहे हैं। दीपक शर्मा को नाहर सिंह यादव गुट का समर्थन प्राप्त है। विनीत शर्मा भारद्वाज, हरेंद्र गौतम, स्नेह त्यागी, अमित नेहरा ये सभी सचिव पद पर चल रहे हैं। विनीत शर्मा ने अपने प्रचार को काफ़ी गति दे दी है। कचहरी में मेले जैसा माहौल है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर लेखराज माहौर, मृदुला त्यागी, विनोद कुमार शर्मा, विजय कुमार शर्मा, गौतम सिंह। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पर कपिल त्यागी, पूनम शर्मा, अमित। कोषाध्यक्ष के लिए पूनम गुप्ता, सचिन गुप्ता, रवि, बेदी, मीनू। सहसचिव प्रशासन के पद पर सुनील कुमार, ललित कुमार, चंचल गुप्ता, सोनिका सिंह और सहसचिव पुस्तकालय पर कपिल कुमार त्यागी और राहुल कुमार प्रत्याशी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग कोरट। ट्रोनेगा सिटी थाना पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 13 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और वाहनों के पार्ट्स बरामद हुए हैं। ये लोग पूरे एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। देखिए, ट्रोनेगा सिटी पुलिस ने काफ़ी अच्छा गैंग वर्कआउट किया है जिसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी भी एक याकूब कबाड़ी जो कि करावल नगर क्षेत्र का रहने वाला है वो वांछित है। इन 5 गिरफ्तारियों में इनका नाम है, एक का नाम मोहित शर्मा उर्फ रिहान, दूसरा मुकीम उर्फ तेरी, मोनू उर्फ दानिश और एक दानिश सन ऑफ इश्तियाक। ये 4 लोग हैं। ये वाहन चोरी का मुख्य रूप से कार्य करते हैं और उसके बाद वहाँ रईस उर्फ सन ऑफ लाला के यहाँ ला के ये उसके प्रेमाइसेज में इन गाड़ियों को का डिस्पोजल कराते थे। वहाँ पे उनकी वाहन कटान होती थी
तो इस तरह से एक अच्छा नेटवर्क पकड़ा है इसमें, जिन्होंने उस क्षेत्र में काफ़ी चोरियाँ की थी। ज़्यादातर इसमें लोग रहने वाले ड्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के थे। एक व्यक्ति इसमें लोनी का भी है, एक अभी जो फरार कबाड़ी चल रहा है वो करावल नगर थाना क्षेत्र दिल्ली का रहने वाला है। तो एक अच्छे नेटवर्क का खुलासा किया गया है, इन अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से अभी तक जो बरामदगी है उसमें 13 मोटरसाइकिल है अलग अलग ब्रांड की, एक स्कूटी है। उसके अलावा काफ़ी खुले और कटे हुए दुपहिया वाहनों के पार्ट्स हैं, इंजन है, चेचिस है, शॉकर रॉड है, हैंडल है। इस तरह से करके खुले हुए पार्ट जिनको वाहनों को इन लोगों ने काट के कबाड़ी में बेचने के लिए बना रखा था। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में आज से समाधान दिवस की शुरुआत हो गई है। समाधान दिवस हर सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसमें लोग जीडीए से संबंधित अपनी सभी समस्याएं रख सकेंगे। शिकायतों के निस्तारण के लिए जिस तरह से प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम में संभव कार्यक्रम का आयोजन होता है, ठीक उसी तर्ज पर आज से शिकायत निस्तारण के लिए जीडीए ने समाधान दिवस का आयोजन शुरू कर दिया है। समाधान दिवस आज से प्रत्येक सोमवार को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जीडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी की अगुवाई में आयोजित हुए पहले समाधान दिवस में काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। वैसे तो लोग कई तरह की समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, लेकिन सबसे अधिक समस्या म्यूटेशन को लेकर पहुंचने वालों की रही। इसके अलावा रिफंड, रजिस्ट्री, फ्री होल्ड आदि को लेकर भी समाधान दिवस में आवंटी पहुंचे। समाधान दिवस के पहले दिन सभागार से ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर बिठाया गया, जिससे वे अच्छी तरह से समस्या को समझें और समाधान करने का प्रयास करें। समाधान के लिए भी समय तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिससे कि लोग परेशान न हों। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भोजपुर थाना क्षेत्र में 16 मई की रात राहुल नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या के आरोप में 2 आरोपी पहले जेल जा चुके हैं, एक को आज पकड़ा गया है। शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी में राहुल की हत्या कर दी गई थी। कहते हैं कि हाल ही इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुल जो है 4 लोगों ने मिलकर हत्या की थी। इसमें एक थाना भोजपुर की पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला था, जिसमें मोटरसाइकिल पे कुल 5 लोग जाते हुए दिखाई दिए हैं और उसमें एक मृतक भी है और 4 ये अन्य अपराधी थे, जिसमें 2 लोगों की 48 घंटे के अंदर में थाना भोजपुर की पुलिस ने अथक प्रयास करके गिरफ्तारी की थी। और आज ये तीसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। दिनेश पुत्र ज्ञानचंद्र नाम है इसका और ये भी उसे ही फजलगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है, थाना भोजपुर का रहने वाला है। ये था आज का बुलेटिन और अब खबरों का पोस्टमार्टम। खबरों के पोस्टमार्टम की शुरुआत मैं भारत के असली महानायक को याद करते हुए करता हूँ। आज महान जो व्यक्ति थे हमारे देश के, राजा राम मोहन राय, आज उनका जन्मदिन है। भारतीय समाज से सती प्रथा को खत्म करने वाले और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने वाले महान राजा राम मोहन राय को आज हम याद करते हैं, क्योंकि वर्ष 1772 में आज ही के दिन 22 मई को उनका जन्म हुआ था। उनका भारतीय समाज में इसलिए बहुत बड़ा स्थान है क्योंकि जब भारतीय समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, तब राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया, उनकी लड़ाई लड़ी और उन्हें उनके अधिकार दिलाए। राजा राममोहन राय के भारतीय समाज और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में कई योगदान हैं, जिसके लिए हमारा समाज आज भी उनका शुक्रगुजार है। राजा मोहन राय ने सती प्रथा को तो खत्म किया ही, साथ ही महिलाओं की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उनको बहुत कम उम्र में ही अरबी, संस्कृत, पर्शियन, इंग्लिश, बंगाली और हिंदी भाषाओं का ज्ञान था। राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1972 को बंगाल के राधा नगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत और माँ का नाम तारिणी था। वह ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम योगदान दिया था। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी मिली थी, नौकरी की और फिर नौकरी छोड़कर खुद को राष्ट्र समाज में झोंक दिया था। उन्होंने आज़ादी से पहले भारतीय समाज को सती प्रथा और बाल विवाह से निजात दिलवाई। राजा राम मोहन राय को भारत का सबसे बड़ा समाज सुधारक कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना भी उन्होंने ही की थी और ये स्थापना 20 अगस्त 1828 को
हुई थी। इसका उद्देश्य अलग अलग धार्मिक आस्थाओं में बटी जनता को एकजुट करना था और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया था। साल 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती रेगुलेशन पास किया था। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लग गई थी और इसका पूरा श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। उन्होंने ही इस कुरीति के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया था। दरअसल राजा राम मोहन राय किसी काम से विदेश गए थे। इसी बीच उनके भाई की मौत हो गई। उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को भी जिंदा जला दिया गया। इस घटना से वो काफ़ी आहत हुए और ठान लिया कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ है ऐसा किसी और महिला के साथ अब नहीं होगा। उन्होंने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। राजा मोहन राय ने कई विरोधों का नेतृत्व किया। इसके उन्मूलन के लिए अंग्रेजों को याचिकाएं लिखी। उनके प्रयास की बदौलत सती प्रथा पर प्रतिबंध लग सका था। सती प्रथा भारतीय समाज की एक बहुत बुरी कुरीति थी। इसे खत्म करना बेहद ज़रूरी था। सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता पर बिठा दिया जाता था। उसे भी अपने प्राणों को त्यागने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि पति के मर जाने के बाद महिला के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था और इसीलिए पति की चिता पर पत्नी को बिठाया जाता था। राजा राममोहन राय एक दूरदर्शी थे। उन्होंने जान लिया था कि भारत के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आधुनिक शिक्षा, खासकर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के बारे में छात्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी से देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सकेगा। उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया। 1816 में कोलकाता में अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किया, जिसके बाद एंग्लो हिंदू स्कूल के रूप में उसे पहचान मिली थी और इसके बाद उन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो आज उनकी जयंती पर हम उनको याद कर रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उन्होंने समाज को जो दिया है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में 2000 के नोट को बंद करने का फैसला कर लिया है। कल 23 तारीख से बैंकों में ये नोट जमा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर या हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा ये थोड़ा समझ लेते हैं। 31 मार्च 2023 तक 3,62,000 करोड़ रुपए के मूल्य के 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे। ये चलन में मौजूद कुल कैश का करीब 10% है। इस तरह भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 1.3% ही बैठता है। आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 के नोटों को बैंक में जमा करने या दूसरे नोट में बदल लेने को कहा है। आरबीआई का यह फैसला बैंकों में जमा राशि और मार्केट में कैश का जो फ्लो है उसको बढ़ा सकता है। एक रिसर्च के हवाले से बताया गया है कि अगर मार्केट में मौजूद कुल 2000 रुपए के नोटों का 1/3 भी बैंकों में वापस आ गया तो बैंक में जमा राशि बढ़ जाएगी, मार्केट में कैश फ्लो इतना बढ़ जाएगा कि वह 40,000 करोड़ से लेकर 1.1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। 2000 रुपए का नोट पिछले काफ़ी समय से लेन देन में नहीं था। लोग इसको चला नहीं रहे थे, मार्केट से नोट गायब था। लोगों ने एहतियातन या फिर टैक्स बचाने के लिए इस नोट की जमाखोरी की है, ऐसा माना जा रहा। आरबीआई के निर्देश के बाद 2000 के नोट बैंक में जमा शुरू हो जाएंगे। इससे बैंक में जमा राशि बढ़ेगी और लोग जो है छोटे नोटों की तरफ चले जाएंगे। एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि जिन लोगों ने अघोषित आय पर टैक्स बचाने के लिए 2000 रुपए के नोट की जमाखोरी की है, अब वो या तो रियल एस्टेट में इस नोट को खपाएंगे या ज्वेलरी में खपाएंगे। अचानक खरीद बढ़ने से रियल एस्टेट और सोने दोनों की मांग बढ़ सकती है, दोनों में भाव बढ़ सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो वैसी चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं जिसमें रुपयों का ज़्यादा से ज़्यादा खपत किया जा सकता है। 2016 में हुई नोटबंदी के बाद भी रियल एस्टेट और गोल्ड की कीमत अचानक से बढ़ गई थी। अब भी यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2000 का नोट को लोग बैंक में कम जमा करेंगे और रियल एस्टेट में लगाएंगे या गोल्ड में लगाएंगे और इससे एक मार्केट में अजीब सा माहौल पैदा हो जाएगा। ये आप सभी जानते हैं कि 2000 के नोट को बदलने का काम कल 23 मई से शुरू होगा। एक बार में 20,000 रुपये यानी कि 2000 के 10 नोट ही बदले जा सकेंगे। नोट बदलवाने के लिए बैंक में अकाउंट होना अनिवार्य नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक ने ये भी कह दिया है कि नोट बदलने के लिए कोई आईडी प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बैंक होल्डर अपने बैंक के बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट से भी 2 नोट एक बार में बदल सकता है। यहाँ ये भी समझ लीजिए कि गुलाबी नोट को बंद करने की जो सरकार की प्रक्रिया है उससे काला धन खपाने के लिए लोगों को रियल एस्टेट और गोल्ड ही समझ में आ रहा है।
एक और परेशानी ये है कि चाहे डॉक्टर हो, परचून की दुकान हो, फल वाला हो या सब्जी विक्रेता, वो 2000 का नोट लेने से साफ इनकार कर रहा है। मार्केट में कोई भी दुकानदार, पेट्रोल पंप 2000 रुपये का नोट नहीं पकड़ रहे हैं। ये एक नई परेशानी आप लोगों के सामने आ सकती है, इसलिए आसान यही है कि आरबीआई की बात को मानते हुए आप बैंकों में ही, अपने अकाउंट्स में ही नोट को ट्रांसफ़र कर लें या बदलवा लें। एक राजनीति जुड़ी खबर आपको बताता हूँ। कर्नाटक में चुनाव हो गया है, सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का झगड़ा भी समाप्त हो गया है, लेकिन वह एक नई परेशानी है। कर्नाटक में कोई भी विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को मनहूस माना जाता है। जी हाँ, कर्नाटक में सरकार बनने के बाद ये नया नाटक शुरू हो गया है। सीएम और डिप्टी सीएम चुनने में कांग्रेस को काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ी और अब विधानसभा अध्यक्ष पर पेच फंस गया है। हाल में कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर का ऐलान किया था, लेकिन स्पीकर किसे बनाया जाएगा इस पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। बताया जाता है कि कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिन्हें विधानसभा में अध्यक्ष की पेशकश की जा रही है, वो इस पद को मनहूस मानते हुए जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं। डॉक्टर जी परमेश्वर ने विधानसभा अध्यक्ष पद को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया था, इसीलिए उन्हें कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। अब कांग्रेस पार्टी टीबी जयचंद्र, एचके पाटिल, बीआर पाटिल, वाईएन गोपाल कृष्ण जैसे वरिष्ठ नेताओं में से किसी एक को विधानसभा अध्यक्ष बनाना चाहती है, लेकिन इनमें से कोई भी नेता इस पद को संभालने का इच्छुक नहीं है। कर्नाटक में स्पीकर के पद को मनहूस मानने की खास वजह है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस पद को संभालने वाले कई राजनेता चुनाव हार गए और कई का राजनीतिक कैरियर ही समाप्त हो गया। जानकारों को कहना है कि 2004 के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठा उसे अपने राजनीतिक कैरियर में बड़े झटके लगे या वो करियर ही खत्म हो गया। कियारपेट निर्वाचन क्षेत्र से कृष्णा 2004 में कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष का पद संभालने वाले नेता थे। 2008 का चुनाव वो हार गए। 2013 में अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस नेता कगोड़ थिम्बम्बा 2018 में चुनाव हार गए। विधानसभा में 5 बार के सदस्य केवी कोलीवाड़ 2016 में स्पीकर बने थे, उन्हें भी इस मनहूस कुर्सी का नुकसान हुआ। 2018 के विधानसभा चुनाव में कोलीवाड़ भी अपना चुनाव हार गए। इसके बाद रमेश कुमार जो 2018 में कांग्रेस जेडीएस सरकार के स्पीकर थे, उन्हें भी अब जो चुनाव हुआ है इसमें हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा की बोमई सरकार के दौरान अध्यक्ष बने वीरेश्वर हेगड़े कगेरी भी चुनाव हार गए हैं। इस जो परिपाटी चली आ रही है कि जो भी विधानसभा अध्यक्ष कर्नाटक बनता है वो अगला चुनाव हार जाता है, इसी मनहूसियत को देखते हुए कांग्रेस में कोई भी नेता विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस नेतृत्व के सामने ये एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है। बात हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ष 2023 जो हमारा चल रहा है, इस बार सावन का जो महीना होगा वो 30 दिन का नहीं बल्कि 59 दिन यानी कि 2 महीने का होगा। हिंदू धर्म में सावन मास जो महीना होता है अत्यंत महत्वपूर्ण बना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में पवित्र महीने में भगवान शिव की विशेष उपासना के कई आयोजन होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन मास के प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से और अभिषेक करने से सुख समृद्धि मिलती है। वेद और पुराणों में भी सावन के महीने की महिमा का गुणगान हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस पवित्र महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होगी। ये तिथि 3 जुलाई को शाम 5:08 पर शुरू होगी और इसका अंत 4 जुलाई को दोपहर 1:38 पर हो जाएगा। पहला जो सोमवार का व्रत होगा वो 10 जुलाई को रखा जाएगा। ज्योतिष से लोग बताते हैं कि इस वर्ष अधिक मास लग रहा है, इस वजह से सावन का महीना 59 दिन का होगा। ऐसा योग 19 वर्ष के बाद बन रहा है। 4 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत होगी और 31 अगस्त के दिन ये समाप्त हो जाएगा। अधिक मास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हम सभी जानते हैं, और बहुत से लोग इस भव्य मंदिर के दर्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर मैं आपको बता देता हूँ। दुबई में क्रूज का संचालन करने वाली कंपनी अयोध्या में 2 क्रूज और 2 हाउस बोट का संचालन करने जा रही है। अयोध्या क्रूज लाइन्स का जल्द ही नगर निगम के साथ OMU साइन होने जा रहा है। क्रूज को पुष्पक विमान का नाम दिया गया है और हाउस बोट को कनक महल के नाम से पहचाना जाएगा और आप इसे सरयू की लहरों पर तैरते हुए देखेंगे।
दुबई मरीन की तर्ज पर अयोध्या में क्रूज संचालन की जो योजना है वो अगले महीने से पूरी हो जाएगी। इसका संचालन नया घाट से गुप्त घाट तक होगा। क्रूज में 2 तल होंगे, 150 लोग एक बार में बैठ सकेंगे। हाउस बोट में 8 से 12 कमरे होंगे, 20 से 25 यात्रियों की क्षमता होगी। क्रूज और हाउस बोट में 5 स्टार होटल जैसी सभी सुविधाएं होंगी। हर ट्रिप में 15 मिनट का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। इस योजना से जो क्रूज और हाउस बोट जो चलेंगे उससे अयोध्या में आर्थिक संबद्धता बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहाँ का अपना अर्थ जो व्यापार भी बढ़ेगा और कई लोगों को नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो राजा राम मोहन राय का जन्मदिन आज मनाया, वो मैंने आपको बताया। आपको मैंने बताया कि 2000 के नोट से बाज़ार में किस तरह की स्थिति पैदा होने वाली है या हो सकती है। रामनगरी अयोध्या में आप क्रूज और हाउस बोट का आनंद ले सकेंगे। तो ये सब चीज़ों के साथ आज का खबरों का पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा, मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार।